भारत का इतिहास ज्ञान, धर्म, कला, साहित्य सभी गुणों से भरा हुआ है और दुनिया की सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों को अपने आंचल में समेटे हुए है, तो वो केवल भारतवर्ष ही है। और इन्हीं में से एक दुनिया के 3 अलग अलग वास्तुकलाओं को एक ही जगह में अगर आपको देखना है तो मांडू उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए चलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के एक ऐसे ही साइट और जानते हैं यहाँ की कहानियां। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल AS एक्सप्लोर्स में। अभी हम हैं इंडिया की एक ऐसी सिटी में जिसे 2018 में सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड मिला था। जी हां, हम अभी हैं मांडू में, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से और हिस्टोरिकल वैल्यू के हिसाब से भी बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है इंडिया की। यहाँ आपको बहुत सारे साइट्स देखने को मिलेंगे। ये इंदौर से 100 किलोमीटर और धार डिस्ट्रिक्ट से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा क्षेत्र में पड़ता है। हमारे साथ में लोकेंद्र सिंह जी हैं। सर हमें यहाँ की सैर कराने वाले हैं, आपको ले चलते हैं एक बहुत ही अमेजिंग वर्चुअल टूर पे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स। तो जैसे फर्स्ट स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से। ओके। तो अभी जैसे आप मांडो आए तो मांडो को सिर्फ मांडो के नाम से जानते हैं। तो मांडो को मांडव, मांडवगढ़, मांडव दुर्ग, मंडपिका, शादियाबाद, आनंद की नगरी, सिटी ऑफ जॉय, ये इतने नामों से इसे जाना जाता है। मांडव जो है विंध्याचल रेंज की लास्ट स्टेज के ऊपर बसा हुआ है। तो ये 3 चीज़ों से सिक्योर हुआ करता था। विंध्याचल रेंज होने की वजह से खड़ा पहाड़, 10 से 15 फीट की सिक्योरिटी वॉल जो पूरे मांडव फोर्ट को कवर करे हुए थी। और प्रेजेंट में यहाँ लेपर्ड वगैरह मौजूद है। उस समय में फॉरेस्ट एरिया घना रहता था और जंगली जानवर ज़्यादा रहते थे, जिसकी बदौलत दुश्मन की सेना को यहाँ पर अटैक करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। MP 2 भागों में डिवाइड है, मालवा और निमाड़। मालवा का कैपिटल रहा है अवंतिका नगर उज्जैन। उसके बाद में यदि कोई क्षेत्र रहा है तो मांडो 250 सालों तक मालवा का कैपिटल रहा है। उस समय मांडो की आबादी अराउंड 1 मिलियन 9,32,000 हुआ करती थी। सेम टाइम पे दिल्ली की आबादी 3 लाख। मांडो का महत्व ज़्यादा इसलिए होता था कि 3 स्टेट की सीमा यहाँ से काफ़ी नज़दीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। वॉर की कंडीशन में असला, अनाज और पानी, ये 3 चीज़ों की सप्लाई मालवा मांडो से की जाती थी। दूसरा कारण होता था कि दिल्ली की सेना को साउथ में अटैक करना है या साउथ को दिल्ली पे अटैक करना है तो मालवा मांडो को क्रॉस करके जा सकते हैं, इसके सिवा जा नहीं सकते थे। नॉर्मली हम जितने भी फोर्ट देखते हैं, अधिकांश जो फोर्ट होते हैं वो रिवर के किनारे होते हैं ताकि पानी की कोई दिक्कत ना हो। मांडो की सबसे नज़दीकी नदी है नर्मदा, जो इस पॉइंट से 33 किलोमीटर एयर डिस्टेंस है। नर्मदा ग्राउंड लेवल पे, मांडो हिल अपसाइड है, तो वहाँ का पानी यहाँ नहीं आ सकता। तो इन लोगों ने यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम रखा। 1200 कुएं, बावड़ी, 40 बड़े तालाब, 7 वाटर डैम। ये 11th सेंचुरी के पहले यहाँ पे रेडी थे। जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ते हैं तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा फोर्ट चित्तौड़ का जिक्र होता है, जो 18 किलोमीटर में फैला है। परिधि के मान से बात करेंगे तो मांडव 48 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ। बट यहाँ की जो सिक्योरिटी वॉल है वो 95% टूट चुकी है, चित्तौड़ की मौजूद है, इसलिए उसे ले रखा है। पूरे मांडव को बनने और बसने में के एवरेज 500 साल लग गए थे। अच्छा। बर्बाद होने में 200 साल भी नहीं लगे। यहाँ पे टोटल 4 डायनेस्टी रही है। सबसे पहले रहा परमार, जिन्होंने मांडव की नींव रखी, इसे बनाया, इसे बसाया। इनका स्टार्ट 7th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक रहा है। सेकंड में रहा सुल्तान, उन्होंने इसे और अच्छे से डेवलप किया। थर्ड में रहा मुगल, मुगलों ने बनाने की बजाय तोड़ा, पर्टिकुलर अकबर। और लास्ट में रहा मराठा पवार, तो उन्होंने अपना कैपिटल मांडव के बजाय धार को बनाया, जिसके कारण लास्ट के 200 साल ये वीरान रहा और खंडर रूप में हो चुका है। अभी आप जिस जगह पे आए, शिप पहले जहाज महल, जो कि इस स्टेप से लेकर जो मैंगो का ट्री फ्रंट वाला बिल्डिंग, इसे ही जहाज महल कहा जाता है। और ये 3 पार्ट में बनाया गया था। फर्स्ट परमार डायनेस्टी, वाघपति मुंज, मालवापति मुंज। अब जैसे मुंज को बहुत कम लोग जानते हैं, राजा भोज कॉमन है, तो ये राजा भोज के ताऊ जी थे। राजा भोज से पहले शासन इन्हीं का चलता था। तो इन्होंने इस बिल्डिंग के बैक साइड जब मुंज तालाब की खुदाई करवाई थी, उस समय में इस बिल्डिंग को रंग महल के रूप में बनवाया था। 1469 to 15th सेंचुरी यहाँ पर गयासुद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा। तो उनके द्वारा ऊपर की बालकनी, जिसका आर्किटेक्ट इजिप्ट की पिरामिड जैसा है, अफगानी आर्किटेक्ट की डोम, तो ये ऊपर वाला पार्ट पूरा उन्होंने बनवाया था। 1617 में जब जहांगीर यहाँ पर आए तो जो फ्रंट वाली स्टेयर है ये उन्होंने बनवाई। पहले के समय में चढ़ने के लिए रास्ता पीछे से होता था। अब इसे जहाज में क्यों कहा जाता है, रीजन, इसके बैक साइड में मुंज तालाब, साइड में सूरज कुंड, फ्रंट पे कपूर तालाब, 2 आर्टिफिशियल वाटर टैंक। बिल्डिंग के ऊपर कॉर्नर पे बना हुआ है लोटस की शेप में, नीचे की तरफ बना हुआ टॉर्टोइज की शेप में। जब रेनी सीजन सभी में पानी भर जाता है तो इस बिल्डिंग की शेप बनती है जहाज जैसी। पहले के समय में इस बिल्डिंग के ऊपर से ऐसी वाटर चैनल दी गई थी कि जब भी बारिश होती थी तालाबों में पानी को वो ऐसा काटते लगता था कोई जहाज पानी में
चल रहा है। नाइट के समय में देखते थे ऐसा लगता था कोई जहाज पानी में लंगर डाले खड़ा है। इसलिए गयासुद्दीन खिलजी ने बिल्डिंग का नाम चेंज करके रखा जहाज में। जो लोटस वाला वाटर टैंक है, बारिश में तो बारिश का पानी रहेगा, विंटर समर में पानी को पहुंचाने के लिए एक पर्शियन रॉड वाटर लिफ्टिंग सिस्टम इस कॉर्नर पे यहाँ सामने लगा रहता था। यहीं से पानी को लिफ्ट करके ऊपर वाली चैनलों में छोड़ते थे, जिससे लोटस वाला वाटर टैंक कंप्लीट होता था। गयासुद्दीन खिलजी के लास्ट स्टेज तक 15वीं सेंचुरी तक इनके हरम में 15,000 महिलाएं, जिन्हें पट रानियों का एक एवरेज दर्जा दिया गया था फैसिलिटीज़ के हिसाब से, वो रहा करते थे। किसी भी लेडीज़ के बारे में सुनते थे या देखते थे, उठा के अपने हरम की शोभा बनाया करते थे, जिनमें से कोई पॉलिटिशियन, कोई शिक्षक, कोई नाचने में एक्सपर्ट, कोई व्यापारी, सब अलग अलग टाइप की होती थी। बहुत सारे लोग सोचते कि इन्होंने 15,000 से शादी वगैरह करी होगी, तो शादी किसी से नहीं करी, ये काम के बेस पे लाया। यदि वर्कर बना के रखते तो यहाँ के जो सर्वेंट है वो वैल्यू नहीं समझते उनकी, तो उन्हें पट रानी का दर्जा देके एक फैसिलिटी रानी जैसी उन्हें प्रोवाइड करवाई गई थी। महिलाएं ज़्यादा है तो इनकी सिक्योरिटी के लिए कोई मेल सोल्जर्स नहीं रखा गया। 500 टर्किश के 500 अरेबियन महिला सुरक्षा गार्ड इनके में लगी रहती थी। अब जैसे 16,000 लेडीज़ इस कैंपस में तो रह नहीं सकती, तो 2 से 3,000 लेडीज़ यहाँ पर धार में, उज्जैन में, भोपाल। राजा जब भी अपनी रियासत के अंदर विजिट करेगा तो हर एक मेन स्पॉट पर इसकी टीम अवेलेबल रहती थी। लेक के बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म है, जैसे राजा को ड्रिंक वगैरह करना तो उस टाइप से, प्लस सामने रातों में डांस वगैरह प्रोग्राम हो तो नीचे बने झरोके के ऊपर बैठ कर उसका आनंद लिया जाता था। अब ये जो दोनों तालाब है प्लस ये जो सूरज कुंड है, ये इंटरकनेक्टेड भी है। अच्छा, बट लेवल डिफरेंट है। सामने वाली आर्चेस से ये कनेक्ट होता है सूरज कुंड से, सूरज कुंड सेंटर वाली आर्च से कनेक्ट होता है मूस तालाब से। ओके। और लेवल की बात करें तो सबसे डाउन में आता है ये, सेकंड नंबर हाइट में आता है सूरज कुंड, थर्ड नंबर हाइट पे आता है मूस तालाब। जैसे अभी समर टाइम चल रहा है तो पानी उसका खत्म हो चुका है। पहले ये भी इनकी भी सोच रही कि बाई चांस समर टाइम पे पानी खत्म हो तो बैक साइड का हो, फ्रंट का नहीं, क्योंकि बिल्डिंग का मेन जो खूबसूरती है वो फ्रंट से रहती है, बैक से नहीं। और सूरज कुंड का इसलिए पानी खत्म होने नहीं देना चाहते थे कि यहाँ से जो पर्शियन रहा है वाटर लिफ्टिंग सिस्टम वो कंटिन्यू वर्क करे। ये जो सामने बिल्डिंग है इसे बोला जाता है तवेली महल। तवेली तवेली मीन्स तबेला। अच्छा। हॉर्स स्टेबल, 3 मंजिला इमारत है। नीचे की जो दोनों फ्लोर है यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे। ओके। टॉप फ्लोर पे उनकी जो रखवाली करने वाले जो केयर टेकर होते थे वो रहा करते थे। अभी वहाँ पर VIP गेस्ट हाउस हो चुका है। ओके। और सेंटर में जो है म्यूजियम है, जो यहाँ पे परमा डायनेस्टी के समय की जितनी भी प्राचीन मंदिरों की मूर्तियाँ जो हैं वो पूरी इस म्यूजियम के अंदर रखी गई है। क्योंकि परमा डायनेस्टी के समय में यहाँ पर करीबन 700 मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से 400 हिंदू मंदिर और 300 जैन टेम्पल होते थे। अब जैसे इस बिल्डिंग का जो मेन एंट्रेंस गेट है मार्बल वाला है। साइड से जो आप देख रहे हैं ये विंडो है जो क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम पे इस पे काम करती थी। अब जैसे ये लोग पानी को लिफ्ट करके ऊपर छोड़ते थे तो पिलर उसके अंदर भी वाटर चैनल्स दे रखी है, जिससे कि ये फ्रंट पे इसके में बना हुआ जो फाउंटेन है ये कंटिन्यू ऑपरेट होता था और चलता था। तो जैसे यहाँ पर 3 रूम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये उस समय के मीडियम साइज के हैं। इजी वर्ड में समझे तो 2 बेडरूम, एक लिविंग एरिया, वहाँ सामने बालकनी है। बीच में जो पेसेज दे रखे हैं ये सर्वेंट के हिसाब से होते थे। और 15वीं सेंचुरी में इसकी ओरिजिनल इमेज क्या रही होगी तो आप अंदर जाके जब ऊपर देखेंगे तो ब्लू ग्रीन येलो कलर देखने को मिलेगा। वो पूरा 15वीं सेंचुरी 600 साल पुराना है।
तो ये जो है कछुए की शेप में बना हुआ टैंक है। अच्छा। और बिल्डिंग के ऊपर छत पे जो है लोटस की शेप में है। कारण हिंदू धर्म में कछुआ कमल दोनों शुभ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए बनाया गया है। क्योंकि कछुआ जो होता है पानी के अंदर रहता है, नीचे रहता है, इस बेस पे नीचे बनाया गया। कमल भगवान के शीश पे चढ़ता है प्लस पानी के ऊपर रहता है, तो बिल्डिंग के ऊपर बना है। दोनों ही ये वास्तु के हिसाब से आर्टिफिशियल तौर पे बनवाए गए हैं। तो वहाँ पे सामने इसका फर्स्ट फ्लोर भी पूरा क्रिएट किया है। फ्रेंड्स, ये जहाज महल का एक रेप्लिका सा बनाया गया है, देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और इसके सामने हम इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जहाज महल देखने के बाद यहाँ की सुंदरता को निहारते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ तक सीमित नहीं है। इसके आगे भी बहुत कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ऐतिहासिक और आपका मन मोह लेने वाला है। अभी हम जा रहे हैं हिंडोला महल। जो है हिंडोला महल है। ओके। ही का मतलब होता है शक्ति का प्रतीक, डोला मीन्स होता है झूला। शक्ति का प्रतीक इसलिए है क्योंकि विदाउट फाउंडेशन बिल्डिंग है, रोमन आर्किटेक्ट स्लोपिंग सिस्टम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से टिका हुआ, इंडिया का फर्स्ट एंड लास्ट। ओके। अगर स्लैंड बेस पे वर्ल्ड वाइज बात होगी तो ये आ जाएगा इजिप्ट की पिरामिड, रोम का ऑडिटोरियम। और इसे ऐसा बनाने का लॉजिक ये रहा है कि पहाड़ों के ऊपर अर्थक्वेक का डर काफी रहता है, तो मांडो पहाड़ के ऊपर है। जब भी भूकंप आएगा, इस पत्थर की स्लैब के ऊपर बने होने की वजह से जब धरती हिलेगी तो ये उसके साथ मूव करेगा, जहाँ रुकेगी रुक जाएगा। फाउंडेशन रहता है जिससे फाउंडेशन ब्रेक होता है और बिल्डिंग गिर जाता है, इसलिए इसे विदाउट फाउंडेशन बनाया है। झूला इसलिए कि स्लैंट होने की वजह से ऐसा लगता है बिल्डिंग उधर झुका हुआ है, उस तरफ से देखते तो इधर झुका हुआ, इधर से उधर, तो झूले का जो स्टैंड होता है उसकी शेप में ये बना हुआ है। तो दोनों ही वर्ड को मिक्स करके हुआ ये हिंडोला। एक दीवाने आम होता है, एक दीवाने खास। ये दीवाने खास है गयासुद्दीन खिलजी ने अपने समय में इसे बनवाया था, और उनके कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग होती थी वो सारी की सारी इसी बिल्डिंग के अंदर होती थी। तो राजा के बैठने के लिए यहाँ ऊपर है, चढ़ने के लिए रास्ता यहाँ साइड से दे रखा है। लेडीज़ों के बैठने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जो आर्च है उसके अंदर हॉल बना हुआ है वहाँ पे है। और मिनिस्टरों को यहाँ नीचे खड़ा करते थे इधर फेस करके, और जब मिनिस्टरों की एंट्री होती थी ग्राउंड पे बने ये दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। कारण वो ये नहीं चाहते थे किसी भी मिनिस्टर की नज़र अंदर की महिलाओं पर या लेडीज़ पर जाए। जब ये नीचे से पैक होगा तो क्रॉस वेंटिलेशन गड़बड़ाएगा, इसलिए ओपन रूफ रखा है, छत नहीं बनाया गया। अफगानी आर्किटेक्ट की मेहराबी है। अब बारिश में मीटिंग करना होता था तो टेम्प्रेरी एक वुडन का छत ये लोग बनाते थे, और विंटर में उसे वापस फोल्ड करके रख दिया करते थे। ओके। तो जैसे बाहर से रोमन, अंदर से अफगानी, झरोके देखते हैं राजस्थानी पैटर्न पे हिंदू। तो इसके अंदर तीन आर्किटेक्ट मिक्स है।
और बेसिकली ये वाली जो दीवार है इस साइड में, और ये जितना कंपाउंड आपको दिख रहा है इससे कई गुना और पीछे भी होता था, जो कि पूरी तरीके से टूट चुका है, बस इतना ही बचा है। और 5 फ्लोर यहाँ पे हुआ करते थे, 3 फ्लोर ज़मीन के ऊपर, 2 फ्लोर ज़मीन के अंदर, -1 -2 ग्राउंड लेवल, फर्स्ट और सेकेंड। और इसके अंदर काफ़ी कमरे होते थे जिसके अंदर जो महिलाएं होती थी, जो लेडीज़ें होती थी वो रहा करती थी, और इसे बोला जाता है पूरा शाही महल। तो ये जो है चंपा बावड़ी है। चंपा बावड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बनावट जो शेप है वो चंपा के फूल के जैसी मिलती है, 2 चीज़ों के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज ए वाटर स्टोरेज। इस कैंपस के अंदर कहीं पे भी पानी गिरता था, यहाँ पे भी गिरता है, पूरा पानी आता ही है। इसका अपना एक लेवल होने के बाद में ओवरफ्लो की कंडीशन में पूरा पानी एग्जिट हो जाता है मूंछ तलाव में। बावड़ी है इसलिए वाटर स्टोरेज हो ही रहा है। तो इनकी एक सोच रही कि 20-30 चैनल उधर देने ज़्यादा बेस्ट है, सारा पानी एक जगह जाते हैं और एक ही चैनल से एग्जिट करवाते हैं। अब स्टेप पहले तो स्टेप भी है, तो बेसमेंट -1 से इसके अंदर आने के लिए स्टेप्स है। तो एक गेट वो ओरिजिनल है सामने वाला, और एक जस्ट इसके सामने है। अभी जो इतना वाटर लेवल आप देख रहे हैं, करीबन यहाँ से 2 से 2.5 फीट और डेप्थ इसका है। ये ज़्यादा गहरा नहीं है, एक प्रकार से ड्रेनेज बावड़ी स्टेप वेल हम बोल सकते हैं इसे। तो ये जैसे हमाम है, तो फारसी टर्किश उर्दू में बाथरूम को हमाम कहा जाता है। उस समय में 5, वर्तमान में 2 मौजूद है, 3 टूट गए हैं। तो फर्स्ट सेकंड है, बाहर के 3 टूट गए। ठंडा पानी, गर्म पानी जैसे हमको लगता है वैसे इन लोगों को लगता था। तो गर्म पानी के लिए इन लोगों ने बिल्डिंग के पीछे एक टैंक बनाया हुआ था, जहाँ से कंटिन्यू पानी गर्म होकर यहाँ पर सप्लाई होता था। ठंडा पानी रहट सिस्टम दीवारों के चैनल से आता था। तो यहाँ 2 वाटर चैनल है, फर्स्ट वाली है गर्म पानी की, सेकेंड है ठंडे पानी। 2 टैंक है, एक में ठंडा एक में गर्म। जैसा मिश्रण लेना हो इस टैंक में, और विशेष पात्रों के माध्यम से अंदर जाकर स्नान किया जाता था। स्टीम बाथ, हार्ड चारकोल पत्थर वाला कोयला जला कर यहाँ नीचे रखते थे इस साइड में। कॉपर के बॉल में पानी भर के यहाँ रखते थे। जब पानी गर्म होता था तो यहाँ नीचे एक पॉइंट और चैनल है, जिसके माध्यम से सारी स्टीम अराउंड इस दीवार के अंदर एक चैनल चल रही है उसमें चली जाएगी। अब जैसा सिस्टम इस साइड में वैसा वैसा इधर भी होता था, जो टूट चुका है। और हम इस सिस्टम को कहेंगे डेमो, क्योंकि इतनी स्टीम से इतना बड़ा एरिया कवर नहीं हो सकता है। तो जितने एरिया में ये बिल्डिंग बना हुआ है, इसी के नीचे इतना बड़ा बेसमेंट है, जहाँ पे काफ़ी बड़े तांबे के बर्तनों में पानी गर्म करते थे। वहाँ से जो स्टीम बनती थी, जितने पिलर्स है सभी में चैनल ही होलो है, तो वहाँ की स्टीम भी सारी सारी यहाँ आती थी। और उस समय में बिल्डिंग को ग्लास के केप ढक्कन के रूप में पैक किया जाता था, ताकि स्टीम बाहर ना जा सके और प्रॉपर लाइट्स भी रहे। एंड उसके बाद में इन पॉइंट्स के माध्यम से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्टीम रिलीज होती थी। कुछ देर बाद आके रानियाँ जो है स्टीम बाथ, सोना बाथ कर लिया करती थी। ऊपर का डिजाइन चांद सितारों का है, वो लोग चांद सितारों को ज़्यादा पसंद करते थे, तो उन्होंने ऊपर का डिजाइन चांद सितारों का रखा। दिन के समय में परफेक्ट लाइट चांद सितारों का काम कर रहे हैं। और बारिश के मौसम में जब तेज पानी गिरेगा तो बड़ी बूंदे आने की बजाय इनसे टकराकर बारीक बारीक बूंदे आएगी, जिससे ये नेचुरल शावर का भी काम करेगा। डाउन होगा, इससे वेव क्रिएट होगी, तो फीलिंग है नदियाँ तालाब के किनारे बैठकर वो नहा रहा है। बॉडी मूवमेंट्स कंटिन्यूस रहेगा तो वेव्स भी ये यहाँ से 2 इंच नीचे तक होता था, 4 इंच 4 इंच टॉप लेवल से 4 इंच नीचे रहता था पानी।
तो ये जैसे इंडोर प्ले ग्राउंड है वेपन्स की प्रैक्टिस करने के हिसाब से। हर खाकर तुम्हारा केबिन दे रखे बैठने के लिए। अभी हम खड़े हैं -1 में। तो प्रेजेंट कंडीशन में गर्मी से बचने के लिए एसी, फैन, कूलर 3 चीज़ें हमारे पास है। इनके पास कुछ था नहीं, इन लोगों ने दिमाग लगाया, -1 की सारी आर्चेस लेक की तरफ ओपन करके रखी। समर टाइम पे दिन के वक्त जब हवा पानी को टच करके अंदर आएगी तो वो ठंडी रहेगी। पुराने महल अंदर से ठंडे रहते हैं, हवा से वो ज़्यादा ठंडे, तो समर टाइम पे वो ज़्यादातर वक्त इसके अंदर गुजारा करेंगे। मालवा की ठंड की रातें यहाँ पे काफ़ी ठंडी होती है। दिन भर की गर्मी से सनलाइट से तालाब का जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। शाम को 7-8 के बाद जब हवा पानी को टच करके अंदर आएगी तो वो गर्म रहेगी, जिससे जितना एयर टेम्परेचर ऊपर का ठंडा उतना अंदर का नहीं रहेगा। तो ठंड की रातें इसके अंदर, गर्मी का दिन का वक्त। कुल मिलाकर एयर कंडीशनिंग सिस्टम और हीटिंग सिस्टम उस टाइम पे ये लोग इस टाइप से यूज़ करते थे। वैज्ञानिक लैंग्वेज की बात करें तो सीवेंट सी ब्रिज, ये समुद्र की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लेक पे कर रखा है। इस फ्लोर की हाइट है 7.5 फीट और इसके नीचे वाले फ्लोर की हाइट है 15 फीट। तो जैसे चंपा बावड़ी में जाने के लिए स्टेप्स वहाँ से है, -2 में जाने के लिए रास्ता यहाँ से है। और ये जैसे इधर लाइट जो आ रहा है ये दीवार टूटने की वजह से आ रहा है। अच्छा। और इधर जो एग्जिट डोर बना है वो भी दीवार टूटने की वजह से है। तो जितना डार्क -2 रहता था उतना ही डार्क ये वाला सेक्टर भी रहता था। तो लाइट के ये लोग घी के दीपक जलाते थे। घी के दीपक से धुआं बिल्कुल नहीं होता है, खुशबू बहुत अच्छी होती है, तेल के मुकाबले ज़्यादा सर्विस देता है। और घी होगा गाय के दूध का बना हुआ, कारण कि उसे जब जलाते हैं तो वो वायुमंडल को शुद्ध करता है, इसलिए यज्ञ हवन में भी गाय के ही घी का उपयोग किया जाता है। तो इस सेक्टर में ये पूरा -2 है। फ्रेंड्स, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट कराना पड़ता है इसके मेंटेनेंस के लिए, लेकिन यहाँ की सुंदरता को कायम रखने के लिए और इसकी ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए यहाँ पे सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता। आप देख सकते हैं कि यहाँ कन्वेंशनल तरीके से इसे रिपेयर करने के लिए मटेरियल तैयार किया जा रहा है, जिसमें ईंटे के गारे, चूना और मिट्टी वगैरह का यूज़ करके नया मटेरियल तैयार किया जाता है और उसका उपयोग यहाँ के रिकंस्ट्रक्शन में या यहाँ के जीर्णोद्धार में किया जाता है। अभी तक हम बिल्डिंग को नीचे से देख रहे थे और अब इसकी सुंदरता को और भी करीब से देखने के लिए हम बिल्डिंग के ऊपर आ गए हैं और देख सकते हैं कि सैकड़ों साल होने के बाद भी ये कितना सुंदर और आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इनक्रेडिबल इंडिया के इस क्रेडिबल हेरिटेज को कवर करने का हमारा ये छोटा सा प्रयास था। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर, किसी नई कहानी को कवर करते हुए।
स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS एक्सप्लोर्स। तब तक के लिए नमस्कारम।